आइए, दो खास मेहमान हैं तैयार हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शरद अवस्थी साहब, राजेश पालिया साहब। वक्त है SPL मिड कैप स्टॉक्स का। स्वागत है आप दोनों का। शरद जी, सुप्रभात। शुरुआत आप करें सर, पहले बताएं आज की आपकी लॉन्ग टर्म पिक। सुप्रभात सर। हमारी आज की लॉन्ग टर्म पिक है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, पहले कल्पतरु पावर के नाम से जानी जाती थी। कंपनी ने पिछले साल भर में जो प्रोजेक्ट एडिशन की है वो कैपिटल गुड्स कंपनीज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। कंपनी पीसी वगैरह के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बड़ा काम कर रही है और 43 से 46 हज़ार करोड़ के आसपास की उनकी ऑर्डर बुक है अभी। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और क्वार्टरली लेवल पे भी हर क्वार्टर नंबर्स लगातार बेटर होने चाहिए। वाटर बिजनेस में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, वहाँ पे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। ऑयल एंड गैस में आने वाले समय में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स रिलीज होने की गुंजाइश है, तो वहाँ से काफ़ी बढ़िया संभावना इंप्रूवमेंट की। T&D बिजनेस में भी जो जहाँ ये काम करते हैं वहाँ भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होना चाहिए। रिसेंटली JMC का जो मर्जर इन्होंने किया है उसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो 60 से 70 करोड़ सालाना की सेविंग वहाँ से भी आनी चाहिए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, जो इस साल से भी दिखने लगेगी। तो जैसे जैसे क्वार्टरली नंबर्स आते हैं हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ये सब इसमें दिखने लगेगा। इस साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स लगभग अगले साल 54 रुपए के आसपास आएगी, तो 20 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 1080 के लक्ष्य से कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल। 1080, वाओ, बड़े टारगेट, डबल से ज्यादा के, और इसे खरीद कर चले आप, ये मानना है शरद जी का। लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर आपको ये रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। आइए, पालिया साहब की भी लॉन्ग टर्म पिक आपके लिए रखी जाए। पालिया साहब कहाँ है? पालिया साहब दिखाइए। पालिया साहब और बाकी हमारे पालिया साहब, ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हुए आज सुबह सुबह जय ठक्कर पाएंगे, आपको पता है सर? बिल्कुल, इंदौर के पेटेंट प्रोडक्ट बॉम्बे में जय, तो ये तो गलत बात है। हमें भी भिजवाना चाहिए था, अकेले पोहे का मजा लिया। एग्जैक्टली, मुझे उस वक्त तुरंत आपकी याद आई। मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छा, मैं तो अंदाज लगा रहा था कि जब जी मेरा भी फोकस तो था कि जय के वहाँ पे कुछ पेपर में दिख रहा है, पर समझ नहीं पाया था कि पोहे। वो तो अच्छा उन्होंने बता दिया। मुझे लगा कोई जलेबी, फाफड़ा, गाठे वगैरह होगा, ऐसा मेरा अंदाज, ढोकला, पात्रा वगैरह टाइप से। लेकिन ये तो मतलब इन्होंने, जय ने तो दूसरों के प्रोडक्ट भी नहीं छोड़े, खुद तो है ही है। जी जय, कुछ कहना चाहते हैं सफाई में? अनिल जी खाने पीने में तो अनिल जी कुछ भी चले अनिल जी। और जो अनिल जी फाफड़ा, जलेबी, गाठे, अनिल जी वो संडे होता ही है, संडे स्पेशली अनिल जी होता है। एक दिन डेफिनेटली अनिल जी कभी भी, अनिल जी संडे को कोई एक स्पेशल शो अगर आप रखे कि अगर ऐसे ही मिलना हुआ तो डेफिनेटली मेरे तरफ से वो ट्रीट तो रहेगा ही। अनिल जी हमारे वहाँ के बहुत फेमस मिलते हैं। बट अनिल जी एक चाय पे चर्चा जैसी होती है, अनिल जी ऐसे एक नाश्ते पे सुबह चर्चा भी कर दीजिए अनिल जी, ऐसा भी एक शो रखिए अनिल जी, बहुत मजा आएगा उसमें। सेकंड ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, चलिए इस पर विचार किया जाएगा। थोड़ा सा कोई एक अच्छा सा नाम मिल जाए ना, चाय पे चर्चा, जैसे नाश्ते पे नाटक टाइप ऐसा। तो भाइयों और बहनों, हमारे जितने दर्शक हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि नाश्ते पे ऐसी कोई चर्चा हो, तो जरा एक अच्छा सा नाम मुझे ट्वीट करके बताइए। नाश्ते पर क्या होना चाहिए? नाश्ते पर नाटक टाइप, नाश्ते पर और कुछ ऐसा आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और मुझे जरा नाम लिखकर भेजिए। अगर नाम अच्छा मिला तो शो का प्लान किया जाएगा। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। जय, कई सारे चैनल्स पर मैंने बिजनेस ब्रेकफास्ट इस तरह के शोज देखे हैं अनिल जी। लेकिन उसमें अनिल जी ब्रेकफास्ट मिसिंग होता है। बिजनेस तो होता है लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं होता है। तो अनिल जी जो भी अगर नाश्ते पर कोई शो करे तो उसमें नाश्ता जरूर होना चाहिए अनिल जी, केवल बातें ना हो, नाश्ता भी हो, वो भी अनिल जी प्रायोजित हो तो अच्छा रहेगा। सही मायनों में आज ब्रेकफास्ट वाला शो बिजनेस चैनल पर सक्सेसफुल हुआ, ये हुआ। बाकी तो खाली नाम का होता है। काम का ब्रेकफास्ट आज जय ने करके दिखाया। बहुत ही बढ़िया जय, लगे रहे। नाश्ते पर भी आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं लोग। जैसे ही अगर अच्छा टाइटल मिल गया, शो प्लान हो जाएगा। हाँ, हम तो पहले रुमाल खरीदते हैं, उसके बाद हम उसकी मैचिंग का सूट खरीदते हैं। वैसा आते हैं। ओके, आइए, स्वागत है पालिया साहब आपका। बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। तो अनिल जी लॉन्ग टर्म पिक रहेगा प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में देखें तो ऑलमोस्ट
15 से 20 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद नीचे बेस बिल्डिंग के बाद अब स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिखा है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक में एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखे तो प्रिंस पाइप हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। लॉन्ग टर्म के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए 825 से लेकर 840 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 830 के 630 के आसपास। प्रिंस पाइप बाय करने की सलाह है लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए पालिया साहब की तरफ से पिक इस समय आती हुई। थोड़ा बाजार वापस आपको हल्का से नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए, निफ्टी एसेंशियली फ्लैट है, बैंक निफ्टी भी अब आपको 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो नरमी वापस आपको बाजार में आ रही है, उतार चढ़ाव इस समय बना हुआ है, चूज कर रहा है बाजार डायरेक्शन। एक बार अटेम्प्ट भी हुआ था, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट दूर थे हम लाइफ हाई से, वापस आपको थोड़ा इस समय बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटीज आइए डालते हैं वहां पर नजर। एक्शन मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, मतलब जो भी हो रहा है खराब ही हो रहा था, नीचे नहीं है। अब पहली सपोर्ट रेंज में घुस रहा है, जहां हम बात कर रहे थे कि 1800 825 पहला सपोर्ट जो है लगभग वहां पर आता हूँ दिख रहा है। तो तब तक एक बार कमोडिटीज पे बात करते हैं। जी, रुपया 4 पैसे कमजोर है, बट ठीक है, 25 पैसे मजबूत हमने फ्राइडे को होते देखा था, तो आज 4 पैसे कमजोर रुपया आपको ट्रेड करते दिख रहा है। 1 महीने की ऊंचाई के आसपास ही इस समय रुपया ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल पर रखिए नजर, 0.5% की गिरावट आ रही है, तो कच्चे तेल से कोई परेशानी नहीं है। नेचुरल गैस भी पिछले हफ्ते बड़ी दौड़ लगाकर आज आपको 1.5% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। गोल्ड पर हल्की नरमी है, रेंज में ही रहा है कुछ समय से। सिल्वर पर भी आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, 1/4% ऊपर है, करीब 200 रुपए की तेजी सिल्वर में, बट ये भी एक रेंज में ही रहा है पिछले कुछ समय से। कॉपर में आज आधे % की गिरावट है, जिंक में 0.5% की गिरावट है, 1/4% नीचे। लेड और एल्यूमिनियम दोनों आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं बन रहा है। नरमी है बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स दोनों में। कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर भी आपको थोड़ा दबाव दिखेगा, रुपए पर भी 4 पैसे का दबाव इस समय आ रहा है। बट फोकस आज हम करने वाले हैं नई गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर। बॉन्ड में कुछ खास है। 2024 वित्त वर्ष की पहली गोल्ड बॉन्ड सीरीज आ चुकी है, आज से लॉन्च हो चुकी है। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? क्या कुछ खास है इस सीरीज में? क्या फायदा हो सकता है? कैसे करना है निवेश? ये सारे सवालों का जवाब आज आपको 11:30 बजे मिलने वाला है। तो अनिल जी, आज जो नया FY24 का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला ट्रांच लॉन्च हो रहा है, उस पर खास शो होगा। बॉन्ड में कुछ खास है? बॉन्ड में कुछ खास है, वाह क्या बात है। ये है 11:30 बजे आज इस वित्त वर्ष का पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी हो रहा है। पैसा लगाना चाहें सोने में, और भाव भी आपके लिए नीचे किए गए, करीबन 2,500 रुपए ये सोना ऊपरी स्तरों से सस्ता हो चुका है। जैन साहब से पूछे, जैन साहब सस्ता हो गया बॉन्ड खरीदने लायक सोना? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो सर्टेनली लेना चाहिए, गोल्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल एक साइडवेज ही लग रहा है। और मैं तो देखिए आजकल वापस से मतलब इक्विटीज की राय दूंगा अभी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप जबरदस्त चल रहे हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स नंबर्स और ये आए हैं, इन सबको लगता है कि हमारे तो मार्केट्स बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। बाकी जिनको गोल्ड में कंपल्सिव इन्वेस्टर्स है, जिनको करना ही है, तो वो सर्टेनली करेंगे। और देखिए, बॉन्ड्स के तो अपने फायदे है ही हैं, फिक्स्ड इनकम है, फिर ये मार्जिन के लिए यूज होता है आजकल। जो 50% मार्जिन का जो कैप होता है, उसमें 100% गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स यूज होते हैं, अलग अलग सीरीज के होते हैं। बट यस, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी गोल्ड में मेरी राय यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड बॉन्ड में लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगा सकते पैसे। बाकी तो अगर उससे ज्यादा कमाई करनी तो इक्विटी मार्केट तो है ही। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आइए 10 की कमाई, जय ठक्कर साहब बताएं। जी बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये स्टॉक मैंने चूज किया है आज। 10 की कमाई मैंने जी बढ़िया ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें आते हुए देखने मिला। इनफैक्ट अनिल जी, इसमें एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में से एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद उसने काफ़ी समय तक इसे रिटेस्ट किया और उसके ऊपर सस्टेन किया। फिर अब फाइनली अगेन एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिल रहा है। 550-51 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। और इस ब्रेकआउट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि 528 के जो लेवल है, दैट विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट इन द नियर टर्म। सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस इसे खरीदे बोरोसिल रिन्यूएबल्स को। इसको टारगेट्स ऊपर में जो बनकर आ रहे हैं वो है 615 एंड उसके ऊपर अगर एनर्जी निकलता है तो लगभग 650 तक के भी लेवल्स आपको आते हुए कुछ हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए
बोरोसिल रिन्यूएबल्स खरीदारी करने की राय जय ठक्कर की तरफ से आती है। आइए बढ़ते आगे और एक बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और डिटेल आपके सामने रखते हैं कमाई के मामले में और कंपनियों की कमाई की ग्रोथ कितनी हो रही है, जिसे आप अंग्रेजी में अर्निंग्स ग्रोथ कहते हैं, यानी कि जो पिछले साल कंपनी ने कमाया और इस साल जो कमा रहे हैं उसमें कितनी बढ़त हुई है। वो बढ़त आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं कंपेरिजन किसका करें, निफ्टी की जो 50 कंपनियां उन्होंने कितनी कमाई की पिछले साल के मुकाबले इस साल, और बाकी एशियाई बाजारों में जो इंडेक्स है उनकी कंपनियों ने किस तरह की प्रदर्शन किया। इसके ऊपर दुनिया भर की एक बड़ी जानी मानी एफआई ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और मैं आपको बताऊं आपके हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि आजकल जेफरीज की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा पावरफुल रिपोर्ट माना जाता है। एक जमाना था सीएलएसए को माना जाता था, बाद में हुआ है कि सीएलएसए की जो टॉप टीम थी वो जेफरीज में चली गई। एग्जैक्टली तो जो लोग वहां चले गए तो फिर ऑटोमेटिकली जेफरीज की रिपोर्ट को, और क्यों माना जाता है वो भी बता रहा हूँ, किस ब्रोकरेज की रिपोर्ट को ज्यादा माना जाता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इस रिपोर्ट को निकालने के बाद कोई भी रिपोर्ट हो उसको फॉलो करने वाले कितने लोग हैं और उसके बेसिस पे कितने फंड बाय या सेल के जो रिपोर्ट के हैं उसके बेसिस पे ऑर्डर। फॉर एग्जांपल किसी ने रिपोर्ट निकाली बोला कि ये खरीदो, तो उसके बाद कितने फ्लो आते हैं, कितने लोग उनको सुनकर देखकर खरीदते हैं, इसके बेसिस पे उस एफआई ब्रोकरेज की जो इज्जत बनती है। तो आजकल जेफरीज का नाम सबसे ज्यादा है, तो जेफरीज ने इस पर रिपोर्ट निकाली है। आइए इस रिपोर्ट की डिटेल दे रहे हैं आपको आशीष बताइए। सर ग्रोथ के मामले में FY24 में निफ्टी जो है आउट परफॉर्म करेगा पूरे एशियन पैक को। सबसे ज्यादा ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। FY23 में अर्निंग्स ग्रोथ करीब 10% की रही थी, FY24 में दुगनी ग्रोथ रहेगी, 10% नहीं सीधे 20% की ग्रोथ का एस्टिमेट जो है जेफरीज लगाकर चल रहे हैं। और देखिए निफ्टी की जो 63% कंपनियां ऐसी हैं जहां पर अगर आप देखें तो मार्जिन एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ऑटो है, सीमेंट, मेटल, FMCG, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले मार्जिन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सर जेफरीज ने एक और पॉइंट हाईलाइट करके ये भी बताया कि आईटी कंपनी के मार्जिन जो है यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स में भी आईटी कंपनीज में खास दम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये मान रहे कि अगर जो सेक्टर्स का नाम मैंने आपको बताए जैसे ऑटो, सीमेंट, मेटल, FMCG, यहाँ पर भी अगर मार्जिन के एक्सपांशन तेजी से नहीं होते हैं, इसके बाद भी अगर आप देखें तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो करीब 14 से 15% होगी। यानी मार्जिन एक्सपांशन हुआ तो 20% की ग्रोथ है और मार्जिन एक्सपांशन उम्मीद से कम हुए तभी भी आपको 14 से 15% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये आउट परफॉर्मेंस देखिए जैसे कि मैं बता रहा था कि एशियन पैक के मुकाबले काफी अच्छा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर अगर आप देखें तो कोरिया है, जापान के बाजार ऐसे हैं जहां पर आपको नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर मिनिमम भी अगर आप देखें तो 14 से 15%, ऊपरी स्तर पर करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कॉस्पी का जो अर्निंग्स एस्टीमेट है वो करीब -24% के आसपास है। निकाई 225 पर 7% की महज ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और हैंगसेंग कंपोजिट यहाँ पर 4%। और इसके मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी की जो अर्निंग ग्रोथ FY24 में होगी शानदार 20% के आसपास हो सकती है। 20% की 20 पिछले साल के मुकाबले डबल। FY23 10% थी, 24 में सीधे 20%। वाह, इतना बढ़िया ग्रोथ का अनुमान आपको आते हुए दिख रहा है अर्निंग्स को लेकर। एक बार जरा जैन साहब पर इस पर फंडामेंटल राय भी ली जाए। जैन साहब, शानदार अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान निकाले। हमने वैसे भी देखा स्लो डाउन के कंसर्न्स हमारे लिए आए नहीं, FY23 के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखे, Q4 आंकड़े अच्छे थे। इतनी बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी सर? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं तो बहुत बुलिश हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनफैक्ट बार बार मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बातें कर रहा हूँ। देखिए आज भी निफ्टी भले ही लाल में हो, निफ्टी हाइस के आसपास हमारी पूरी नजरें बनी हुई है, निफ्टी हाइस के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। बट आप देखिए मिड कैप इंडेक्स गजब का चल रहा है, वहां पे बहुत बढ़िया चाल है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी चलेगा। सो ओवरऑल और ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये और भी अच्छे आएंगे आने वाले दिनों में। जिस तरीके के हमने भी एडवांस टैक्स के नंबर्स देखे, हमने GST के नंबर्स देख रहे हैं, सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और जो फॉर्मलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी में, जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इंफ्रा के ऊपर, वो जबरदस्त पुश तो ऐसे मेरा वन ऑफ द टॉप फेवरेट्स है। और वहां पे जबरदस्त जब पुश होता है तो चारों तरफ ओवरऑल एक माहौल बनता है। ऑटो सेक्टर जब अच्छा चलता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त रहता है। देखते हैं मॉनसून कैसा रहता है। मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, थोड़ा सा एरेटिक जरूर हो रखा है, बट जाते जाते हो सकता है कि बढ़िया हो जाए। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश। मैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट नंबर्स और जो PMIs आ रहे हैं, सर्विसेज PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMIs, ये सब इंडिकेटर्स बहुत जबरदस्त। और GDP की ग्रोथ। और अब एक और चीजों पे नजरी बनी हुई है, वो है रेटिंग्स। अब देखते हैं कैसे रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट आता है। तो ओवरऑल आई फील कि ये मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल जो नीचे आया उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है।
और ओवरऑल रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी नीचे आ रही है, क्रूड बेस मेटल्स भी थोड़े थोड़े हल्के ही चल रहे हैं। सो इंडियन कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा है कि माहौल भी अच्छा है और आगे आने वाले दिनों में और भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जैन साहब की राय इन तमाम रिपोर्ट्स पर आती हुई, जो जेफरीज की तरफ से आती हुई दिखी बड़े एक्शन के लिए। आइए, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों मेहमान तैयार हैं। शरद जी ने कल्पतरु पावर को खरीदारी करने की राय दी, जिसका नाम परिवर्तन हो चुका है, कल्पतरु प्रोजेक्ट, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। अब इसका नाम प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, हो जाए वैसे, बाकी होना बाकी, हमारे मन में होना बाकी। कंपनी ने तो कर दिया, कल्पतरु कर दिया। बताएं सर पोजिशनल पिक। जी, पोजिशनल पिक होगी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक रिसेंटली इशू आया था, छोटा बैंक है कंपैरेटिवली, 50-60 हज़ार करोड़ की बैलेंस शीट साइज है, बट बैंक अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। अभी प्राइमरीली साउथ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, बट हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे बैंक एक्सपैंड कर रहा है और आने वाले समय में जैसा उनका नेशनल प्रेजेंस बढ़ाने की भी योजना है, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बैंक के एनपीएस वगैरह काफ़ी रिड्यूस हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। ग्रॉस एनपीएस 4% से घर के 1.39 पे आ गए, नेट एनपीएस 0.62 पे हैं। ज़्यादातर रिटर्न रेशियोज में भी इम्प्रूवमेंट है, प्रोविजनल कवरेज 91% के आसपास है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बैंक की रिटेल, एग्री और एमएसएमई बुक बड़ी है, ये एनपीए लेवल्स काफ़ी कमेंडेबल हैं। मुझे लगता है रिसेंट इशू होने की वजह से थोड़ा ध्यान कम है। जैसे जैसे बैंक की योजनाएं और सामने आती हैं, मुझे लगता है काफ़ी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। 65-70 रुपए की ईपीएस इस साल भी आई थी, 15-16% जैसी सीएजीआर आसानी से आनी चाहिए अगले साल 2 साल। तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना चाहिए जहां बहुत स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग आने वाले समय में बैंक में देखी जा सकती है। बैंक अपने कासा डिपॉजिट्स को भी बढ़ाने की बात कर रही है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नंबर्स पे आना चाहिए। तो कुल मिला के हमें लगता है ये एक ऐसा बैंक है जो अभी 1 टाइम प्राइस टू बुक पे चल रहा है। अगर फॉरवर्ड पे भी 1 टाइम भी चलता है तो मुझे लगता है 500-550 के आसपास के लक्ष्य होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये प्राइस टू बुक ग्रेजुअली 1.5 से 2 के आसपास ऑसिलेट करना चाहिए। तो 750 से 1000 भी हो सकता है, बट इनिशियली आप 500 से 550 के लक्ष्य लेके चल सकते हैं। 500, 550 तक के टारगेट टीएमसी सॉरी नहीं टीएमबी रखेंगे। टीएमबी, हाँ, वो तो तृणमूल कांग्रेस हो जाता है। जो शरद जी कलकत्ता वाले हैं ना, तो इससे मुझे एकदम टीएमसी याद आ गया। टीएमबी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए शरद जी की तरफ से। थोड़ी देर में आपको पालिया साहब भी अपनी पोजीशन पिक देंगे, लेकिन उससे पहले जैन साहब से हम लेंगे उनकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर। जैन साहब बताइए। बिल्कुल, मास फाइनेंशियल सर्विसेज, अनिल जी, हम एनबीएफसीज की बातें कर रहे हैं, काफी बुलिश रिपोर्ट्स भी आ रही है एफआईआईज और बाकी रिसर्च हाउसेज से भी। और मैं आज सुबह भी आज एनबीएफसीज की बात कर रहा था, और उसी तर्ज पे मैं मास फाइनेंशियल सर्विसेज लाया हूँ, एक बेहतरीन कंपनी जिसको मैंने पहले जैन साहब के जेम्स में कवर किया था, उसके बाद करेक्ट भी हुआ था, बट अगेन बहुत बढ़िया लेवल्स, ऊपर के 938 के लेवल्स दिखाने के बाद वहां से एक करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, देखिए, जब मार्केट्स चल रहे होते हैं और सेक्टर चल रहा होता है और वहां पे अगर कोई स्टॉक एक नॉर्मल लेवल पे मिल जाए तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा रहता है। और अगेन कंपनी का जो मैं फोकस बता देता हूं, देखिए, ये लोग रिटेल लोन्स देते हैं अच्छे खासे और कुछ होलसेल फंडिंग भी करते हैं, एमएसएमईज, होम लोन्स और 2 व्हीलर लोन्स, यूज्ड कार लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, ये सब देते हैं। इनफैक्ट अच्छा खासा इनका जो फोकस है वो एमएसएमई लोन्स पे, और ये सेक्टर बड़ा हॉट है इंडिया में। और मैं ओवरऑल थोड़ा रीजनल इनका एक वो बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन हुआ है गुजरात की तरफ ज्यादा है, बट एनबीएफसीज पे बुलिश होने का मैं प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल देखा तो वो भी सस्ता है, क्योंकि 2.78 टाइम्स बहुत ज्यादा महंगा नहीं मानूंगा। सेल्स और प्रॉफिट भी ग्रो करते आ रहे हैं, 10 से 15% के लगभग की कैगर रही है। इस बार जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स थे वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स है, 46 करोड़ का पैट था लास्ट मार्च में, इस बार 57 करोड़ का पैट है, और एनुअलाइज प्रॉफिट भी 206 करोड़ का पैट है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 74%, एफआईआईज डीआईआईज की इंप्रेसिव शेयर होल्डिंग अराउंड 13%, और पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते हैं तो एक पर्टिकुलर फंड के पास 7.5% के लगभग होल्डिंग है। सो पब्लिक में बहुत कम शेयर्स है और बड़े भाव का स्टॉक है और छोटी होल्डिंग है बाजार में। तो मुझे लगता है जब भी कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो एक साथ बड़ा मूव दे देगा। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक की 950 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय, 950 रुपए तक के टारगेट के लिए मैस फाइनेंशियल यहाँ पर करें खरीदारी जैन साहब की तरफ से, उनकी पसंद की पिक। पालिया साहब बताएं सर, आपकी पसंद की पोजिशनल पिक।
अनिल जी, पोजिशनल पिक में स्टॉक रहेगा डिलीवरी। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक 7 से 8 महीने एक लोअर साइड पे एक बेस बना, अब यहाँ पे ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। तो डिलीवरी लगता है कि यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अब स्टॉक एक अपने अपवर्ड मोमेंटम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अब वापस 200 डे मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया है। हमें लगता है यहाँ पे पोजिशनल टारगेट आना चाहिए 440 से लेके 460 तक के। स्टॉप लॉस करंट लेवल से रखना होगा करीब 365 के आसपास। 365 का स्टॉप लॉस लगाकर डिलीवरी में करनी है आपको खरीदारी। ये एक और राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन आपको साफ नजर आ रहा है। बैंक से थोड़ा प्रेशर इस समय बाजार पर बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी यही है, और प्राइवेट बैंक से ज्यादा खराब करे क्योंकि पीएसयू बैंक उतने खराब नहीं है, बट इंडसइंड, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन चारों ने मूड खराब किया है। एचडीएफसी बैंक आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है, तो उससे भी मूड नहीं खराब हुआ है, बट ये 4 प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने मूड थोड़ा बाजार का इस समय खराब किया है। एक बार जरा कोटक बैंक पर जय की राय लेना चाहूंगा। जय, जरा देखिए कोटक बैंक का चार्ट 1.1% नीचे, थोड़ा प्रेशर इसमें इस समय बन रहा है। कुलदीप, कोटक बैंक में है प्रेशर एंड ऑन द लोअर साइड पर मैं कहूंगा कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1820 के आसपास। यहाँ से 15 पॉइंट नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो आपको फर्दर एक सेल ऑफ देखने मिलेगा। उसके नीचे तो आपको एक लगभग फॉल देखने मिल सकता है 1775 तक, बट अगर 1820 के लेवल्स अगर होल्ड आउट कर जाते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। मोर ओवर देन कोटक बैंक दीप जो एक मार्केट में वीकनेस देखने मिल रही है वो आईसीआईसीआई बैंक के कारण भी है, जैसे आपने बताया प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो यस, आईसीआईसीआई बैंक जब से वो रेंज ब्रेक डाउन दिया है उसने 930 के नीचे वो हाई लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर रहा है। सो क्लोज अबाउट 935, 940 विल लीड टू अ रिवर्सल इन आईसीआईसीआई बैंक। तब तक वो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। तो दी ओवरऑल निफ्टी तो अप ट्रेंड में है, बट बैंक निफ्टी डेफिनेटली साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में या नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा। तो ये मिक्स ट्रेंड रहेगा आई थिंक फॉर सम ट्रेडिंग सेशंस। दिग्गजों में कमजोरी है और दिग्गजों से कमजोरी है, दोनों ही सही है। दिग्गजों में कमजोरी और दिग्गजों से बैंक निफ्टी में कमजोरी, या आप देख सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी पर दबाव और निफ्टी भी धीरे धीरे थोड़ा नीचे आकर अब 18,800 के करीब आता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी 43,775 के आसपास। आइए बढ़ते आगे, वक्त है हमारी खास चीज मार्केट आउटलुक का। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ और एमडी आशीष सोमैया साहब से, सीईओ आशीष सोमैया साहब से, जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं। 21 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर का कैपिटल मार्केट्स का और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का है। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अभी सर आप आज आप आए हैं, वापस नेक्स्ट टाइम आएंगे, थोड़े दिन तो लगाएंगे, तुरंत तो आने वाले नहीं है, कल या दोपहर में या परसों। तो लाइफ टाइम हाई की बधाई ले लें सर, अभी दे दूं सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत बहुत बधाई। और ये तो जस्ट नंबर है, 5-10 पॉइंट्स हम दूर रहे हैं, बट इट इज एज गुड एज लाइफ हाई। बताएं सर, कैसी है लाइफ एट लाइफ हाई? अनिल सर, अभी जिसको कई बार हम बोलते हैं लाइफ को लेकर के या मार्केट को लेकर के भी, बेस्ट इज येट टू कम ऐसे बोलते हैं। तो डेफिनेटली बेस्ट इज येट टू कम, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले काफी समय से हम लोग ये 18,000, 18,500 काफी समय से लाइफ हाई या न्यू हाई बनाने की मार्केट चेष्टा कर रही है। लेकिन ये पूरे लाइफ हाई के सिलसिले में सेक्टर रोटेशन जो है मार्केट में वो काफी जोरदार हुआ है। तो अक्टूबर 2021 के 18,000 में, नवंबर 2022 के 18,000 में और आज के न्यू हाई में सेक्टर रोटेशन, सेक्टर परफॉर्मेंस काफी डिफरेंट है। और वैल्यूएशन को संभालते हुए ये हुआ, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 1.5-2 साल में, ऑफ कोर्स रास्ते में हमेशा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन आने वाले 1.5-2 साल में अभी भी काफी पोटेंशियल है इससे भी बेहतर न्यू हाइज बनाने के लिए। पिछले 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद फिर से हम लाइफ हाई पे पहुंचे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी तो खाली कवर किया। अगले 1.5-2 साल और आगे अच्छा पोटेंशियल है, आशीष सर ऐसा बता रहे हैं। सर, इस पोटेंशियल में क्या खास कारण आप समझते हैं जिनकी वजह से भारतीय बाजार यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं? अनिल सर, खास रीजन ये है कि
खास रीजन ये है कि अगर आप देखिए जो पिछले साल जो भी मैक्रोस थे, बिकॉज पिछले साल ऑफ कोर्स मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया जो भी हाइस बनाया हमने, और वो हाइस नहीं सस्टेन कर पाने के पीछे के मल्टीपल मैक्रोस थे। अगर आप देखिए इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना, रशिया, चाइना को लेकर के ताइवान, काफी सारे इमर्जिंग मार्केट्स में कंसर्न्स थे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंसर्न स्टार्ट हुए चाइना को लेकर के, फिर यूएस टेक्नोलॉजी को लेकर के। उसके बाद हमने वॉर देखा, कमोडिटी प्राइसेस, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स। तो काफी सारे जो एक्सटर्नल मैक्रोस थे उनकी वजह से लाइफ हाई सस्टेन नहीं हो पाया। और पॉजिटिव चीज ये भी है कि ये पूरे के पूरे जो मैक्रो हेडविंड्स थे इस समय में हमारे जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस, कंपनियों का परफॉर्मेंस, हमारी जो अर्निंग ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ, वो बरकरार रही पिछले, मतलब ऑफ कोर्स सेक्टर रोटेशन हुआ जैसा मैंने बताया, कभी कोई सेक्टर अच्छा किए, फिर कुछ और सेक्टर अच्छा किए, इनपुट प्राइसेस बढ़ गए, मार्जिन प्रेशर, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो एट अ मार्केट लेवल हमने अपना अर्निंग्स परफॉर्मेंस, कैश फ्लो परफॉर्मेंस को बरकरार रखा। और अब जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो फंडामेंटल परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन जो मैक्रो सिचुएशन थी, कमोडिटी प्राइसेस आप ले लीजिए, तेल के दाम आप ले लीजिए, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है यूएस में चलिए हाथी तो निकल गया, अब उसके पूंछ के ऊपर डिबेट हो रहा है कि और एक रेट हाइक होगा, 2 होगा, कितना होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी जो मैक्रो प्रॉब्लम्स थे वो चेंज हो गए। और खास बात ये भी है कि मैक्रोस को लेकर के क्या होता है कि जब भी अमेरिकन मार्केट में एक मंदी की एक्सपेक्टेशन होती है तो थोड़े समय के लिए स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, लेकिन एक लैग इफेक्ट के बाद इमर्जिंग मार्केट्स में और खास करके इंडिया जैसे मार्केट में एफपीआई फ्लो आपको मुझे लग रहा है ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले साल 2 साल में ये एफपीआई फ्लो बरकरार रहेगा, क्योंकि जब अमेरिका के मार्केट में तेजी है तो वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका ब्लू चिप है, ट्रिपल ए है, और जो वर्ल्ड ग्लोबल स्तर पे जो ट्रिपल ए और ब्लू चिप है, अगर वहां पे तेजी है, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो किसी को इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप पिछला 10 साल देख लीजिए, कभी 5 बिलियन, कभी 10 बिलियन, कभी प्लस, कभी माइनस, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा एफपीआई फ्लो इंडिया में कब आया। तो 2009-10 में कुछ 18 से 19 महीनों के समय में $40 बिलियन एफपीआई फ्लो इंडिया में आया था। ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्रोस भी चेंज हो गए हैं। मैक्रोस चेंज होने की वजह से इमर्जिंग मार्केट फ्लो, इंडिया का फ्लो, ये भी चेंज हो गया है। और जब ये सारा माहौल चेंज हो रहा है, उसके बीचों बीच हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, शॉर्ट टर्म आउटलुक, मीडियम टर्म आउटलुक, ये बाहर की दुनिया के मुकाबले रिलेटिवली पॉजिटिव है। तो काफी सारे जो बॉक्सेस है उसमें टिक मार्क है, इसलिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। ओके, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ बने रहें। ढेर सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आपको बाजार में मजबूती का माहौल देखने को मिलेगा। क्या कोई रिस्क ऐसी बड़ी दिखती है कोई, अगर या तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हो, या आपको लग रहा हो कि यूफोरिया हो रहा है और सबको लग रहा हो कि बड़ा आसानी से पैसा बन सकता है, या ओवर इन्वेस्टेड हो रहे हो, ऐसा कोई खतरे? नहीं अनिल सर, यूफोरिया का तो अभी तक रिस्क, एटलीस्ट जो भी मुझे समझ में आता है, यूफोरिया का तो रिस्क नहीं है। काफी लोग अभी भी सहमे हुए हैं और काफी लोग अभी भी साइडलाइंस पे हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री वगैरह का, रेगुलेटर का रिलीज किया हुआ डेटा अगर आप देखते हैं तो आपको ये भी देखने को मिला होगा कि भाई जब मार्केट न्यू हाइस बना रहा है तब लोग या तो पुराने पैसे पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इंडस्ट्री का डोमेस्टिक तो मेरे ख्याल में नेट फ्लो जो है अभी वो नहीं के बराबर चल रहा है। और अभी भी जो मैं देख रहा हूँ, लोग तो काफी पैसा, मुझे लग रहा है या तो पुराने पैसे पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या तो 2021 में जो बहुत पैसा आया था उसमें अपना कैपिटल रिकवर हुआ या मामूली से पॉजिटिव रिटर्न आए तो उसको लेकर के लोग निकल रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है यूफोरिया है। यूफोरिया में तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के बजाय यूफोरिया में तो लोग हाई बहुत पैसा लगाते हैं। तो वैसा तो जो भी मेरा लिमिटेड पर्सपेक्टिव है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड डेटा देखने का, उसमें तो कोई यूफोरिया नजर नहीं आ रहा है। ना ही ऐसा कोई बहुत बड़े आईपीओज या प्राइवेट मार्केट में कोई तेजी, तो कोई भी यूफोरिया नजर नहीं आ रहा है। लेकिन रिस्क हमेशा मार्केट में रिस्क रहता है, तो रिस्क 2 या 3 में डेफिनेटली हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे वॉलेटिलिटी होती रहेगी टाइम टू टाइम। एक तो ये, जैसा मैंने पहले बताया कि यूएस इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हाथी निकल गया, लेकिन अभी भी उसके पूंछ की बात हो रही है। तो अगले 2-3 महीनों में कभी कुछ डेटा, कभी कुछ डेटा, कभी हॉकिश, कभी थोड़ा डविश, इस तरीके का वहां से कमेंट्री देखने को मिलेगा। और उसको लेकर के, जैसे पहले यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में काफी रैली हो गई, अब वो फिर वहां पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट आ गया,
तो फेड की लैंग्वेज, डविश हॉकिश कमेंट्स को लेकर के वॉलेटिलिटी जरूर होगी। दूसरी बात, मार्च में हमने देखा यूएस में 2-4 बड़े बैंक्स कोलैप्स हो गए। मुझे नहीं लगता ये सिलसिला अब तक खत्म हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखिए IL&FS का हादसा 2018 में हुआ था, लेकिन क्रेडिट मार्केट में उसका इम्पैक्ट 6 महीने 9 महीने बाद देखने को मिला था। तो कभी भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि भाई सब ठीक हो गया है। वहाँ की जो स्मॉलर बैंक्स की सिनेरियो है या वहाँ की जो क्रेडिट मार्केट्स है, वहाँ की जो लिक्विडिटी है, उस पर मुझे नहीं लगता है अभी भी पूरा हमने देखा है, आगे और कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे भी अगले 1 साल में इलेक्शंस को लेकर के तरह तरह के न्यूज, तरह तरह के हेडलाइंस, तो वॉलेटिलिटी तो मार्केट का फीचर है, उसी की वजह से पैसा बनता है। ये सब कारणों की वजह से कभी ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई, मैं बहुत 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई 2-3 साल का भी टाइम होराइजन रखता है, तब भी मुझे लगता है कि अभी भी पॉजिटिव अपसाइड की पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो पॉजिटिव अपसाइड की अभी भी गुंजाइश है, अभी भी जगह, और इसके लिए आपको रहना चाहिए तैयार। बताएं सर, ऐसे में लाइफ हाई के आसपास कहाँ आपको निवेश के मौके नजर आते हैं? फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ किया जाए? सर, ये लाइफ हाई की खास बात ये है, जैसे मैंने बताया कि हर एक लाइफ हाई में अलग अलग सेक्टर्स और सेक्टर रोटेशन हुआ है। फंडामेंटल्स और अर्निंग्स में भी हमने सेक्टर रोटेशन देखा है। और अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले भी मैं कई बार बताता हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है। नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल से मेरा मतलब है पूरा का पूरा जो एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, बैंक, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरमीडिएरीज, जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ जो पूरा सब सेक्टर्स है। बैंक्स तो जरूर है, लेकिन बैंक्स के अलावा भी जो फाइनेंशियल्स का सेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात डेफिनेटली इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर नहीं है, हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं BSE 500 के मुकाबले देखूं तो इंडस्ट्रियल्स में हमारा ओवरवेट है, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन या अर्बन कंजम्पशन में हमारा ओवरवेट है, और इसके अलावा मामूली ओवरवेट फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में भी है। तो ये 3-4 टॉप सेक्टर रहेंगे। IT में, मिड कैप IT में ओवरवेट है। तो ये 3-4 टॉप सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम ओवरवेट है और जहाँ पे हमको ऐसा लगता भी है कि आने वाले 2-3 सालों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा हमको। तो ये आपके लिए बिल्कुल निवेश करने के अब भी भरपूर मौके आपके लिए। बेसिकली BFSI स्पेस ऐसी है जहाँ पर अब भी आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मेटल्स और कमोडिटीज को लेकर थोड़े रहें सावधान, ये मानना है आशीष सर का। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय दिया आपने और बाजार पर अपनी पूरी राय रखी, आगे आउटलुक भी दिया आपने। 18,800 पर निफ्टी 27 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स 85 अंक नीचे और 200 अंक नीचे अब डिप करता हुआ बैंक निफ्टी। रिकवरी के आज कोई खास संकेत है नहीं, वक्त एक छोटे तो बाजार थोड़े ठंडे हैं, लेकिन एक्शन ट्विटर पर बहुत भयंकर चल रहा है। जबरदस्त गर्मा गर्मी ट्विटर पर दिखी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स को ले आइए स्क्रीन पर और मैं बता दूं उनको, जो हमने कहा था कि भी जय चाहते थे सैटरडे संडे को नाश्ते पर शो किया जाए। यस, उसके नाम बहुत सारे आए हैं। हाँ। अनुज जी है, उन्होंने कहा है नाश्ते पर निफ्टी। एक भाई साहब है, उन्होंने कहा नाश्ते पर नापतोल, नाश्ते पर निवेश। ललित जी का कहना है नाश्ते के संग NSE। एक सत्यवचन नाम लिखा है नाश्ते का नुक्कड़। वाह भाई, ओके। विशाल जी सिंघवी संडे स्ट्रेटेजी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ओके। बिपिन जी ने कहा है ब्रेकफास्ट पर ब्रेकआउट, और यही आलोक जी का भी मानना है। कुछ लोगों ने कहा ऐसा नाम दिए जो जिनका दूर दूर तक संडे और नाश्ते से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे प्रसन्न करने के लिए दे ताकि मैं प्रसन्न होकर हाँ कर दूं। जैसे एक प्रमोद जी, उन्होंने कहा द अनिल सिंघवी शो, बोला कपिल शर्मा शो की तरह आपका भी शो। हाँ, अच्छा रहेगा। हाँ, एक ने लिखा है प्रकाश जी ने संडे ब्रंच विद अनिल सिंघवी, बिल मेरे ऊपर ही आएगा। लेकिन आपकी सबकी जो बड़ी जबरदस्त क्रिएटिविटी है उसको प्रणाम है, देते रहे। अभी एकदम फाइनल अभी तक आया ही नहीं है, मतलब ऐसा एक भी एकदम मतलब खतरनाक वाला नहीं आया है जो देखते ऐसा लग जाए कि मतलब हाँ ये वाला रख के शो शुरू कर दें। कर दो जी। हाँ, तो और आप जरा भेजते रहे। एक ये भी आया कौन सा, हाँ, ब्रेकफास्ट में ब्रेकआउट। हाँ, वो मजेदार है, वो थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, तो बड़े इंटरेस्टिंग। हाँ जय,
अनिल जी, ये आपने जो ये कंटेस्ट रखा है अनिल जी, उसे एक चैलेंज के हिसाब से भी रखिए कि अनिल जी जिसका भी बेहतरीन एक नाम आएगा उसको एक बढ़िया सा नाश्ता दिया जाएगा उसे, या तो उनको भी एक बार नाश्ते पे बुलाया जाएगा अनिल जी। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। आलोक जी ने लिखा है ब्रेकफास्ट के साथ बिजनेस, नीरज जी का कहना है नवरत्न नाश्ता, और उनका नाश्ता नवरंगी। वाह भाई गजब है। तो भाई जिसका भी आपका टाइटल पसंद आया उन्हें जय नाश्ता करवाएंगे। अभी भी जय ने बोला अगर उनके खाने के बाद बचा तो जय आप चिंता नहीं, मैं वो है ना बीच में छोटा सा वो स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई, अगर जय के नाश्ता कर लेने के बाद बचा तो आपको भी लाया जाएगा। ओके, आइए इस बीच में शॉर्ट टर्म पिक्स पर फोकस किया जाए। बताएं सर, शरद जी आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी, हमारी शॉर्ट टर्म पिक है टीम लीज सर्विसेज। कंपनी स्टाफिंग सॉल्यूशन में देश का बड़ा नाम है, और हमारा ये मानना है कि जहां ग्लोबली स्टाफिंग में सिर्फ 3-4% की ग्रोथ आ रही है, भारत में ये ग्रोथ आने वाले समय में 15-16% आसानी से रहेगी। टीम लीज को इसका फायदा होना चाहिए। अभी कंपनी के पास 5-6% ही मार्केट शेयर है, तो ग्रेजुअली वो बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ बात कर रहे हैं या जो कैपेक्स साइकिल इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टाफिंग डिमांड और बढ़नी चाहिए। कंपनी का आईटी सेगमेंट से एक अच्छा खासा इनफ्लो आता है, वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन आया जिसकी वजह से पिछले 1-2 क्वार्टर में नंबर्स थोड़े से वीक हैं। बट हमारा ये मानना है कि ये टेम्पोररी होना चाहिए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे यूएस के रिसेशन के अराउंड जो अनसर्टेनिटी है वो सेटल डाउन होती है, वहाँ से इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। पिछले साल भर में कंपनी ने लगभग 43 न्यू लोगोज एक्वायर किए हैं, 18 क्लाइंट स्ट्रेटेजिक क्लाइंट विंस भी हुई हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल अर्निंग्स में लगभग 25-30% जैसा CAGR आसानी से आना चाहिए कंपनी के लिए। तो FY25 में जो अर्निंग्स आएगी वो करीब 3170 में 30 टाइम्स पे ट्रेड होता है, तो 3170 के लक्ष्य के हिसाब से टीम लीज स्टार्ट विथ हमें लगता है काफ़ी बढ़िया बैठे हैं वैल्यूएशंस पे। और ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी चेंज हो रही है, रेगुलरली हमें इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं रूरल इंडिया में भी और अर्बन इंडिया में भी। जो स्टाफिंग है पिछले 1-2 महीने में जो इनपुट्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है ग्रेजुअली जैसे जैसे 1-2 क्वार्टर के और नंबर्स आते हैं, जो कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए कंपनी की तरफ से भी और जनरल इंडस्ट्री की तरफ से भी। ओके, तो ये है आपके लिए टीम लीज में शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय। 3170 का टारगेट। आइए बढ़ते आगे, वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। मुलाकात की जाए BCL इंडस्ट्रीज से। कंपनी की शुरुआत हुई 1976 में, 1976। मित्तल ग्रुप का यह हिस्सा है। खाने के तेल, वनस्पति, डिस्टिलरी और रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट्स में कामकाज करती है कंपनी, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड एग्रो बेस्ड खाने के तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है, और ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज बनाने वाली और इथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाली सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है हिंदुस्तान में, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल में। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कुशल मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्होंने बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया है फाइनेंस में। फाइनेंस, फंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का उनका गहरा अनुभव है, और 2020 से कंपनी के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर है। बहुत बहुत स्वागत है मित्तल साहब आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चूंकि पूरा सेक्टर बड़ा सुर्खियों में, और स्पेशली शुगर और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं डिमांड के बारे में। एथेनॉल को लेकर किस तरह की डिमांड इस वक्त है, कैसा माहौल है, जरा बताएं सर। सर, आज की डेट में देखा जाए तो एथेनॉल की डिमांड अच्छी है। हमारी 600 KL की कैपेसिटी के हिसाब से, जिसमें ग्रेन बेस्ड अल्कोहल भी है और एथेनॉल भी है, पर जो उसका एथेनॉल पोर्शन है वो अक्टूबर एंड तक हमारे पास ऑर्डर बुक एकदम फुल है। और नवंबर 1 से नया एथेनॉल का साल शुरू होएगा, जिसमें उम्मीद है कि ब्लेंडिंग परसेंटेज सरकार बढ़ाएगी, तो नेक्स्ट ईयर ये एथेनॉल की डिमांड और भी बढ़नी चाहिए। तो आज की डेट में एथेनॉल की डिमांड काफी रोबस्ट है, और ये आगे 2025 तक डबल ही होनी है, जैसे सरकार 10 से 20% ब्लेंडिंग तक जाएगी। ओके, तो अच्छा, ये जो कैपेसिटी, जो डिमांड बढ़ने वाली है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपकी क्या तैयारी, क्या आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी है या और बढ़ाने का सोच रहे हैं? सर, देखा जाए तो कंपनी लास्ट ईयर एक 200 KL की कंपनी थी। इस 200 से 400 KL की कंपनी हुई जब हमारा बंगाल में 200 KL का प्लांट ऐड हुआ। अब हमारा ड्राई रन चल रहा है बठिंडा में, जो 200 KL से 400 KL प्लांट हो रहा है। तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि इस मंथ एंड तक हमारा ये यूनिट प्रोडक्शन में आ जाना चाहिए।
और इसको देखते ही आगे हमने सारी परमिशंस ले ली हैं कि खड़गपुर बंगाल में 100 KL और ऐड करा जाएगा, और सारा काम चल रहा है। हम शेड्यूल से भी अहेड है, और हम कोशिश है कि अक्टूबर तक ये प्लांट चालू कर देंगे। तो टोटल कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी 700 KL, जो अबाउट 20 से 21 करोड़ लीटर स्पिरिट बनाने की कैपेसिटी रहेगी पूरी साल में। तो अभी आप करेंगे 100 KL का आपका एक और एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जो इसी साल अक्टूबर में कंप्लीट होने की उम्मीद है, राइट सर? जी सर। ओके, परफेक्ट। तो उसके बाद 700 KL की कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं सर कि ये तो बात हुई डिमांड की, ठीक है। प्राइसिंग को लेकर कैसा आउटलुक है? किस तरह की प्राइसिंग अभी आपको एथेनॉल पे मिल रही है और आगे क्या आउटलुक है सर? सर देखिए, प्राइसिंग आज की डेट में काफी सेटिस्फैक्टरी है, काफी अच्छी है। और जो तकलीफ थी पिछले साल में कि जो फ्यूल के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अब हम एक ही अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पूरे देश में जो पराली एज अ फ्यूल यूज करके पावर बनाएंगे। आपको पता है, जैसे हर साल फार्मर्स पराली बर्न करते हैं, तो हमने एकदम नई टेक्नोलॉजी का पावर प्लांट लगाया है अपने बठिंडा यूनिट में, जो अबाउट 60 टन पर आवर स्टीम बनाएगा पराली से। और यही पराली हमने नेक्स्ट पूरे ईयर की भी बुक कर दी है ₹2.63 में। तो ये एक फ्यूल के बेसिस पे बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग है, और ये कोई भी कंपेटिटर नहीं कर रहा। तो प्राइसिंग के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम बहुत कॉस्ट एफिशिएंट कंपनी है जब एथेनॉल की बात करी जाए और अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग की बात। तो आप ये कह रहे हैं मित्तल साहब कि पराली से भी आप पावर बनाएंगे, राइट? और वो पावर आपको कंपैरेटिवली दूसरों से काफी सस्ता पड़ेगा। तो ये खाली जब पराली का सीजन है सर्दियों के आसपास तभी होगा, या पूरे साल भर भी चलेगा प्लांट? नहीं सर, मेरे पास जब हार्वेस्ट सीजन आएगा तो मेरे पास 15-20 दिन होते हैं कि मेरे को पूरे साल की पराली प्रोक्योर करके स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो पिछले साल हमने ये करा, हमने 70,000 टन खरीदी और स्टोर करी मात्र 15 दिनों में, और इस साल हम इसको 1,10,000 टन तक लेके जाएंगे। तो इसके लिए पूरी टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब इन प्लेस है, एंड हम काफी होपफुल है कि इस साल भी हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। अरे सर, ये तो बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR वाले लोग बड़ी दुआएं देंगे अगर पराली को यूज करके उससे आप पावर बना ले और पोल्यूशन कम हो। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सर, प्राइसिंग की आपने बात की मजबूत है, मुझे एक चीज समझाइए, चूंकि आप ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाते हैं, राइट? आपका जो सारा है वो ग्रेन बेस्ड है। तो ये जो शुगर बेस्ड बनाते हैं गन्ने से और बाकी आप अनाज से बनाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? दोनों की प्राइसिंग में भी कुछ फर्क है? जी सर, दोनों के प्राइसेस में फर्क है। शुगर एक्चुअली डिपेंड करता है कि वेदर आप शुगर के जूस से बना रहे हैं, बी हैवी से बना रहे हैं या सी हैवी से बना रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार ने अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उसके लिए रखी गई है। ग्रेन के लिए अब हमारे पास 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। एक होती है जो हम FCI से चावल ले, एक है डैमेज ग्रेन से। और अब आगे वाले टाइम में अगर पॉलिसी देखी जाए तो सरकार का जोर है मक्के पे एथेनॉल। उनको चावल से एथेनॉल पे इतना ध्यान नहीं देना, मक्के से। तो हमारे को एज एन इंडस्ट्री काफी उम्मीद है कि इसका प्राइस जो आएगा नेक्स्ट ईयर वो काफी अच्छा आएगा, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करेगा हमारे देश को। तो उसमें, और अगर क्वालिटी की बात करी जाए, जब एथेनॉल की बात करते हैं तो शुगर बेस्ड एथेनॉल और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल में क्वालिटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। जब ENA की बात करी जाए तो काफी ज्यादा अंतर होता है। अब आप देखेंगे कंट्री लेकर में भी नेशन वाइड बहुत स्टेट्स की पॉलिसी में सिर्फ ग्रेन बेस्ड ENA ही आ रहा है, क्योंकि ये सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो अब देख रहे हैं कि शुगर वाली जो कंपनियां हैं वो सिर्फ एथेनॉल की तरफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, और जैसे हम ग्रेन बेस्ड डिस्टिलर्स हैं, हमारे अल्कोहल की डिमांड काफी अच्छी चल रही है इस वजह से। ओके। अच्छा मित्तल साहब, आपने बताया कि आपकी अब कैपेसिटी अक्टूबर तक 700 KL की हो जाएगी, राइट? और करीबन आप 21 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट? जी। तो एक ब्रॉडली रफ अंदाजा दे सकते हैं पर लीटर आप कितना प्रॉफिट बनाते होंगे? सर देखिए, ऑन एन एवरेज अगर मैं अल्कोहल एथेनॉल का ले तो सेफ टू से है कि 9 से 10 रुपए पर लीटर का इसमें अपने को मार्जिन रहता है। तो 9-10 रुपए का मार्जिन, मतलब आप करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट तो खाली इसी से बनाएंगे आप? 200 करोड़ की सर ईबिटा कह सकते हैं। 200 करोड़ का ईबिटा। और इस पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 2023 का ईबिटा कितना था आपका, अंदाज जैसा है? सर हमारा ईबिटा इस साल थोड़ा एडिबल ऑयल ने एक क्वार्टर में हिट ली, तो हमारा ईबिटा टोटल इस साल का लास्ट क्वार्टर का 47 करोड़ आपका दिखा रहा है।
47 करोड़ ये लास्ट क्वार्टर का था आपका, जो फोर्थ क्वार्टर का आया है, तो उस हिसाब से अगर मतलब खाली ये EBITDA हमारा इस साल का 118 करोड़ था। अच्छा, और खाली 200 करोड़ आपका इसी से आ सकता है? जी जी। ओके। एडिबल ऑयल सेक्टर जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। ओके, और एडिबल ऑयल वाले सेगमेंट में जिसमें आपका रेवेन्यू करीबन 50-60% है, राइट सर, तो वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी? सर वहां पर आई थिंक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगी, ना ज्यादा गिरावट ना ज्यादा चढ़ाव। कंपनी का फोकस है हमारी ब्रांड बिल्डिंग पे, और इस पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको आगे आने में थोड़ा 1-2 साल लग जाएंगे। तो 50-60 करोड़ का EBITDA आपका यहाँ से एडिबल ऑयल से 200 करोड़ के आसपास का है, यानी 250 करोड़ का EBITDA इस साल के मुकाबले में दुगुना आप आराम से वित्त वर्ष 2024 में कर सकते हो, अगर मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये सही सर? जी सर, यही आई थिंक यही कोशिश है। इस साल पूरा 20 से 21 करोड़ लीटर का आना मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो बठिंडा का प्लांट है वो नेक्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन में आएगा, बट हमारी कोशिश रहेगी कि 18 करोड़ लीटर की प्रोडक्शन आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है, तो चलिए इंतजार रहेगा उसका। मित्तल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे आंकड़ों पर भी जानकारी दी और साथ ही आगे के आउटलुक पर भी हमारे दर्शकों से विस्तार से बातचीत की। धन्यवाद आपका। तो दीप, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो जिस तरह से वो कैलकुलेशन बता रहे हैं उस हिसाब से अगले इस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में लगभग दुगुना कामकाजी मुनाफा आ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आने की तैयारी BCL इंडस्ट्रीज की तरफ से आप देख कर चल सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को वापस से रिगेन किया है, स्टॉक में आज के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहे। हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 1790 से लेके 1830 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1665 के आसपास। तो किम्स पे बाय करने की सलाह है शॉर्ट टर्म पिक में। किम्स ये है खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म के लिहाज से। 10 की कमाई का स्टॉक देने को तैयार है कुणाल जी राकेश जी, बताएं सर। अनिल जी देखिए, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने केवल एक ही शेयर चुना है। स्टॉक का नाम है केवल किरण क्लोथिंग यानी कि KKCL। अब इसमें देखिए अनिल जी, बहुत समय से हम देख रहे हैं कि एक बेस बिल्डिंग हुई, चार्ट काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और अब इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर आपको एक बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। मध्यम से लंबी अवधि के लिए गिरावट में, डिप्स में इस पे बाय करके चले, ये हमारी राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुणाल जी ने कोशिश करी सुमित जी को कॉपी करने की, केवल एक ही शेयर लिया है, रोज ही एक शेयर लेते हैं। 625 640 के लक्ष्य हैं, 6 से 7 महीने का नजरिया बना के केवल किरण क्लोथिंग में खरीदारी की राय है। ओके, केवल किरण क्लोथिंग 10 की कमाई पे कुणाल जी राकेश जी की राय आपके लिए आती हुई। 625 और 640 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए, बाजार थोड़े कमजोर है, 18,800 के हल्का सा नीचे निफ्टी, ऐसे कोई खास कमजोरी वाली बात नहीं। थोड़ा बैंक निफ्टी जरूर 43,700 के आसपास इस वक्त आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर फोकस करिए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु और सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शरद जी और पालिया साहब आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने विशेष SPL मिड कैप, स्पेशल मिड कैप स्टॉक में आपने भाग लिया, तो आपका विशेष धन्यवाद। आप सबसे होगी दोपहर में मुलाकात, और लाइफ हाई नया तो बनानी है, बस पास में पहुंच के रह गए, वापस नीचे आ गए। देखते हैं दोपहर में होएगा तो ठीक, नहीं तो आज नहीं तो कल। जब तक नहीं होगा तब तक हम बातें करते रहेंगे। अच्छा नहीं हो रहा तो हो जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। हाँ, जब तक नहीं हुआ तब तक उसे भी एंजॉय कीजिए, हो जाएगा फिर तो करना ही करना है। चलिए, हम सबको विदा दीजिए, मुझे और दीप को भी इजाजत दीजिए, और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।